हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडपीडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेजल ग्लास लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे इस पर्टिकुलर शेयर में क्या चल रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी हमें कब मिल सकती है। तो अगर हम सबसे पहले इसका शेयर प्राइस देखें तो पिछले 4-5 सालों में ये शेयर प्राइस 2021 में 2-3 रुपये का हुआ करता था, फिर ये लगातार इसने हाई लगाया 460 रुपये का। कुछ लोगों को लगता है कि ये 2-3 रुपये का शेयर था, पेनी स्टॉक था, इसलिए ये 400 रुपये का गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बैंकरप्सी फाइल की थी इस कंपनी ने, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इक्विटी थी वो ज़ीरो कर दी गई थी। फिर इसने दूसरी मैनेजमेंट यहाँ पे आई और उन्होंने इक्विटी इन्फ्यूज़ किया, तब जा कर के उनको अलॉट हुए 99% शेयर्स। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग घटा करके अभी 77% की हुई है, और एज पर सेबी लॉ इनको मैक्सिमम जो है 75% होल्डिंग करनी है। तो आने वाले कुछ महीनों में ये होल्डिंग और भी 2% घटा करके इसको 75% पे लाएंगे, क्योंकि ये सेबी का लॉ है कि किसी भी पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी वो 75% से ज़्यादा की नहीं होगी। मतलब पब्लिक को आपको 25% इक्विटी शेयर करनी ही पड़ेगी। तो ये रीज़न है, इस वजह से इसकी इक्विटी पब्लिक को सेल कर रहे हैं। लेकिन अब समझना ये है कि ये आखिर बिजनेस में क्या चला। अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव निगेटिव दिख रहा है, और यहाँ पे इक्विटी जब इन्फ्यूज़ की गई, फिर अभी जो प्रॉफिट जो करंट टाइम में चल रहा है टीटीएम में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और एज सच अभी कुछ खास यहाँ पे भी देख रख रहे हैं कि टैक्स रेट 0 है, और प्रॉफिट भी अभी 2 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 2 लाख ऐसे कुछ प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। यहाँ पे अगर फ्यूचर में बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है, दोबारा से ही एक बिजनेस अच्छा चलने लगता है, तब इसकी वैल्यूएशन और भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो अगर इसका करंट टाइम में जो भी फाइनेंशियल है, चाहे वो आरओई है, आरओसी है या फिर पी है, ये सारे फैक्टर्स इररिलेवेंट है, क्योंकि जब तक बिजनेस एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फुल फाइनेंशियल ईयर का एक अच्छे बिजनेस इन्वायरमेंट में जब तक रिजल्ट नहीं आता, इसकी वैल्यूएशन को डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिए हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे ये करंट टाइम में बिजनेस क्या कर रही है और फ्यूचर में क्या आउटलुक हो सकता है। तब उसी के बेसिस पे जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है वो अगर रियल में होने लगती है, सारी चीज़ें पैन आउट होने लगती है, तब हम जा करके इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो वही सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी लास्ट क्वार्टर में, जो फरवरी के महीने में। तो ये कुछ उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड अपडेट शेयर की थी, और अगर जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए हैं वो सारे अगर डिलीवर करने लगते हैं तो इस कंपनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो अगर कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई क्वालिटी आर्किटेक्चरल ग्लासेस में। तो ये ग्लास की एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है आर्किटेक्चरल ग्लास, जो कि बिल्डिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे इनके 3 तरह के जो खास प्रोडक्ट हैं, एक इंसुलेटेड ग्लास है, दूसरा लेमिनेटेड ग्लास है, और तीसरा टफ एंड ग्लास है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले इबिट्टा मार्जिन इनका बात करें तो इंडिया का जो बिजनेस है, देखिए इनका बिजनेस पहले सिर्फ इंडिया में था। जब नए प्रमोटर्स आए तो इन्होंने दुबई में एक कंपनी को एक्वायर किया, और वहाँ से काफ़ी बुलिश हैं कि 1-2 साल में वहाँ से कुछ बड़ा बिजनेस इनका बनेगा। तो उस हिसाब से मैं भी उसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करने वाला हूँ। तो इंडिया से जो बिजनेस आ रहा है, यहाँ से इबिट्टा मार्जिन 11% का और यूएई से 14% का है पिछले 9 महीने में। और फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ये है कि Q4 में इनका कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू आया 55 से 60 करोड़ का है। तो देख सकते हैं कि अभी जो इनका क्वार्टरली रन रेट चल रहा है, सितंबर में 39 का था, उससे पहले जून में 27 का था, जो दिसंबर का क्वार्टरली था उसमें 47 का था, और इसमें ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 55 से 60 का होगा। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है। अगर हम स्क्रीनर पे यहाँ पे आके चेक करें तो इनका 19 अप्रैल को, और आज तारीख है 17 अप्रैल, तो 2 दिनों में इनका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है। इसलिए मैं एडवांस में इस कंपनी को आपको अपडेट कर रहा हूँ कि जैसा ही क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो दिखने लगेगा कि वाकई में वो प्रॉमिस डिलीवर कर रहे हैं या फिर वो बस एक कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं।
इसके अलावा इन्होंने FY25 के लिए देखिए कुछ बड़ा टारगेट दिया। इंडिया ऑपरेशन से कह रहे हैं कि 80 से 85 करोड़ रेवेन्यू आएगा और दुबई से 200 से 225 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, और इनका कंसोलिडेट जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं 280 250 से 300 के आसपास का रेवेन्यू होगा। अब 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू जो करंट टाइम में सिर्फ 126 का, यानी ये बात कर रहे हैं आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू को डबल करने का। और अगर ये चीज़ होती है तो आप समझिए कि शेयर प्राइस एटलीस्ट डबल या उससे ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस कहीं ना कहीं अगर इतना ज़्यादा रेवेन्यू अगर प्रॉफिट अचीव कर पाए तो जो कि बहुत बढ़िया चीज़ होगी। और इसके साथ साथ इबिट्टा भी नेक्स्ट ईयर का बताया कि कंसोलिडेटेड लेवल पे 15 से 16% का ये टारगेट कर रहे हैं, जो कि टीटीएम में अभी सिर्फ 11% का देख रहा है। तो एक तो इनका डबल रेवेन्यू करने का प्लान है जो कि अभी 126 है, इसको 250 से 300 करेंगे। इसके अलावा 11% से ये 15 से 16% का कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें पैन आउट होती हैं तो आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यूएशन किस हिसाब से ऊपर जा सकती है। इसके अलावा डेट और फाइनेंस की बात करें तो इन्होंने जो कंपनी नया मैनेजमेंट आया था उन्होंने एक्वायर किया था, उन्होंने ही डेट इसको दिया है। यहाँ पे डेट लेवल भी देख सकते हैं जो कि मार्च 2023 में सिर्फ 31 करोड़ की बोरोइंग थी, वो बढ़ करके 117 करोड़ की हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो दुबई का प्लांट एक्वायर किया उसके लिए 100 करोड़ रुपए का कैश इन्वेस्टमेंट किया था। और वो पैसा कहाँ से आया? प्रमोटर्स ग्रुप की जो कंपनी है आर्थिक ग्रुप, उन्होंने पैसा दिया, इसमें इन्फ्यूज़ किया और 8 से 9% 8.8 और 9% पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट है। इसके अलावा रीपेमेंट साइकिल है कि 3 से 4 साल लॉन्ग टर्म डेट है, तो 3 से 4 साल में ये रीपेमेंट करेंगे। और प्रमोटर्स को अपना होल्डिंग जो ऑलरेडी 20% रिड्यूस कर चुके हैं और उसको फर्दर रिड्यूस करके ये जो करंट टाइम में 77% चल रहा है इसको 75% ले आएंगे। इसके अलावा मार्केट और ऑपरेशन की बात करें, मार्केट साइज तो इनका इंडिया में मार्केट साइज बता रहे हैं फ्लोट ग्लास की 2000 करोड़ की मार्केट है क्या है। इसके अलावा 20 से 25% मार्केट शेयर है वेस्टर्न इंडिया में, पुणे हो गया आपका, बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे रीजन में इनका 20 से 25% मार्केट लीडर है। और ये खुद को क्लेम भी करते हैं कि दुबई में चौथी सबसे बड़ी कंपनी ये बन गई है जब से इन्होंने ये प्लांट एक्वायर किया है, और दुबई में अपना रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे तो ये टॉप दुबई में आर्किटेक्चर ग्लास के मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेशन की बात करें तो इनके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी और यूएई में भी। सारे कैटेगरी के जो 3 कैटेगरी बताई ग्लास की उसमें इनके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने बताया कि अभी इनका जो रन रेट है 126 करोड़ रेवेन्यू टीटीए में शो कर रहा है, ये 400 करोड़ तक की रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मच मनी। इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और ये आराम से अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे और रेवेन्यू बढ़ता जाएगा क्योंकि इनके पास इनफ कैपेसिटी है। इसके अलावा जो भी कैपेसिटी है वो नॉन फंजिबल है, यानी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो कैपेसिटी है वो उसी में यूज़ हो पाएगी, दूसरी कैटेगरी का प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ काम कर रहे हैं ये ऑटोमोबाइल में, बस कोच मैन्युफैक्चर, और इसके साथ साथ इंडियन रेलवे का भी कुछ स्पेसिफिक ग्लास है उसकी नीड को अभी सैंपल भेजा है। फ्यूचर में अगर अप्रूव होते हैं तो रेलवे और बस कोचेस, तो यहाँ से भी इनको फ्यूचर में ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है जो इनको फ्यूचर में मिल सकती है। इसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करें तो ये आर्किटेक्चर्स, इसके अलावा डेवलपर्स के साथ मिल करके इनके रिक्वायरमेंट को समझते हैं, फिर उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट B2B बिजनेस है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस और इंश्योरेंस कस्टमर्स को देते हैं यूएई में। इसके अलावा ग्रेजुअल एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने कस्टमर बेस का और क्रेडिट टर्म्स को भी फाइनल कर रहे हैं क्योंकि ये अभी काफ़ी नए हैं दुबई की मार्केट को। अभी इनका कहना यही था कि हमने पिछले 1 साल से दुबई की मार्केट को समझा है, अब धीरे धीरे हम अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, और जो उन्होंने टारगेट दिया है कि नेक्स्ट ईयर कम से कम 200 से 225 करोड़ रेवेन्यू वहाँ से दुबई से अचीव करेंगे। इसके अलावा यूटिलाइजेशन पे फोकस है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट का भी इनका प्लान था लेकिन इन्होंने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अभी इनका बहुत नया बिजनेस है, इस जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें ही फोकस करना चाहते हैं। और ये देखिए हर जो नया बिजनेस होता है, जब भी अभी आपका बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं होता है तो अभी आपको हमेशा अपने कोर बिजनेस पे ही फोकस करना चाहिए। जो कंपनी 10 तरह के प्रोडक्ट में घुस जाती है वहाँ पे अपना फोकस लॉस्ट कर देती है। तो
कोई भी आप अगर बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एक दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए, उसको स्केल करिए, वहाँ से प्रॉफिटेबल होइए, फिर जा करके अदर प्रोडक्ट कैटेगरी में इंटर करिए। और जो भी ऐसी कंपनीज फोकस रहती है वो अच्छा डिलीवर कर पाती है। इसके अलावा अभी यूई जैसे मैंने बताया टेस्टिंग फेज में, अभी इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, अब धीरे धीरे वहाँ से अपनी रेवेन्यू बढ़ाएंगे, क्लाइंट बेस बढ़ाएंगे। इसके अलावा चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये है कि दुबई में मैन्युफैक्चरिंग है और वहीं पे सारा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर दुबई से, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि अगर दुबई से लोग चाहें तो चाइना से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट में प्रॉब्लम ये है कि ग्लास जो है ना, बिल्डिंग जब तैयार हो जाती है तो सबसे एंड में ग्लास का फर्निशिंग का काम होता है। तो अगर टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, जो कि इंपोर्ट में जो कि लॉजिस्टिक का इशू होता है, तो अगर डिले हो गया तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो हाई लीड टाइम और क्वालिटी कंसर्न की वजह से इंपोर्ट वाली जो चीज़ है वहाँ पे काम नहीं कर रही है। यानी दुबई में जो भी रिक्वायरमेंट है वहीं पे मैन्युफैक्चर होगा, वहीं पे सारा कंज्यूम होगा, बाहर से चाइना से इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा डिले की बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं अगर इंपोर्ट करना शुरू कर दे दुबई के जो भी बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्चर्स। इसके अलावा टेस्टिंग, मार्केट टेस्ट कर रहे थे और ये ओवर कमिटमेंट नहीं करते हैं। अभी इनका कहना ये था कि अभी हम दुबई मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जैसे ही हमें लगेगा और हम यहाँ पे अपना रन रेट बढ़ाएंगे, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और गाइडेंस दिया था कि 100 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसीलिए ये इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि 200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू दुबई में नेक्स्ट ईयर अचीव कर पाएंगे। तो ये था सारा कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों मैं समझ गए होंगे कि अभी तो करंट टाइम में फाइनेंशियल इनका बहुत पुअर है। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया के बिजनेस को लेकर के नहीं, बल्कि यूएई का जो बिजनेस है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। उनका कहना यह है कि नेक्स्ट ईयर जो करंट टाइम में 126 करोड़ की रेवेन्यू है उसको डबल से भी ज़्यादा करेंगे, 250 करोड़ की रेवेन्यू अचीव करेंगे। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और ये 15 से 16% का होगा। तो ये देखिए, अगर कोई किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है या फिर रेवेन्यू बढ़ने वाली है, डबल होने वाली है, तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, एक ही बार में नहीं हो जाएगा सारा। तो एक क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ चल पड़ी है। तो जब हमें पता लगेगा, सब लोगों को पता लगेगा कि नहीं, जिन्होंने जो भी प्रॉमिस किया था ऐसा होने लगा है, या फिर ये कहें कि अगला जो जून का क्वार्टरली रिजल्ट आया, अगर 80-90 करोड़ रुपए या 60-70 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आने लगी, अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगा जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट में, तो समझ में आएगा कि हाँ जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर शेयर प्राइस भी परफॉर्म करेगा। और मैं भी इसी चीज़ को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करूँगा, तब फिर हमें पता लग जाएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एडवांस में किसी कंपनी को स्टडी करके रखे रहो और जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आए, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में फैल जाए, तो उसके बेसिस पे आप अपना एक एडवांस में व्यू बना के रखें कि जिस तरह का कंपनी की परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप उस कंपनी में टाइमली एंट्री करके आप टाइमली एग्जिट करके पैसा बना के निकल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आपको मेरा अगर एनालिसिस करने का तरीका समझ में आता तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसको अगर जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जानकारी हासिल कर सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।